हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 19 जिसका नाम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़, इस पर बात करते हैं। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हायर कैसे करना है, इस तरह चीज़ें होती हैं। जबकि ट्रेनिंग में फिर इसको ट्रेन कैसे किया जाता है, अप्रेजल, फिर इसके बाद इसकी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन करना होता है। रिक्रूटमेंट, इस चैप्टर में हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिक्रूटमेंट लफ्ज़ी माना, जब आपकी कंपनी को एक आदमी की ज़रूरत है तो इसको फाइंड आउट करना। लेकिन प्रॉपर डिफिनीशन रिक्रूटमेंट की क्या होगी? किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए बेस्ट कैंडिडेट को फाइंड करना, सर्च करना। किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए बेस्ट कैंडिडेट को फाइंड करना, सर्च करना, ये रिक्रूटमेंट है। जब इसको हायर कर लेंगे, अपनी कंपनी में रख लेंगे, तो फिर इसको सिलेक्शन कहते हैं। तो रिक्रूटमेंट को एक दफ़ा रिपीट करते हैं। रिक्रूटमेंट, द मेन गोल ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट रिक्रूटमेंट सोर्स, रिक्रूटमेंट, हायरिंग द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द जॉब मार्केट एंड कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन कम्पिटेटिव ऑन द जॉब मार्केट। ये सारा चैप्टर इन 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई वैकेंसी, इसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सेकंड नंबर पर प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन, थर्ड नंबर पर क्या चीज़ आता है, अट्रैक्ट कैंडिडेट, फोर्थ नंबर पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स, और आखिरी, सबसे आखिरी चीज़ जो होता है वह है सेलेक्ट सूटेबल कैंडिडेट। इन पांचों को हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इन 5 चीज़ों को इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सबसे पहला था वो था आइडेंटिफाई वैकेंसी। आपकी कंपनी की जगह अंदर पोस्ट अवेलेबल है, आपकी कंपनी के अंदर आपकी कंपनी के अंदर पोस्ट अवेलेबल है, जगह है, तो इसको आइडेंटिफाई वैकेंसी कहते हैं। आपकी कंपनी को के अंदर कैंडिडेट अवेलेबल है, ये सब कुछ इसमें पलटे है आइडेंटिफाई वैकेंसी। यानी आपकी कंपनी के अंदर पोस्ट अवेलेबल तो नहीं है। एक दफ़ा रीड भी, आइडेंटिफाई वैकेंसी, एट दिस पॉइंट द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंसीडर वेदर देयर इज एक्चुअली नीड फॉर अ पर्सन इन दैट रूल। दे नीड टू कंसीडर whether that rule can be automated without the need for an employee, or is an employee needed। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो दूसरे नंबर पर था वो था जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले पढ़ते हैं। जब मुझे मेरी कंपनी में फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर रिक्वायर्ड है, तो फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन करेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे होता है? अपने बिजनेस, जॉब डिस्क्रिप्शन अपने बिजनेस या कंपनी के अकॉर्डिंग जॉब को डिफाइन करेंगे। ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें आती है वो है, सबसे पहला जॉब टाइटल, पोजीशन का नाम, जो पोजीशन आपने आइडेंटिफाई की है उसका नाम क्या होगा। जैसे फाइनेंस मैनेजर हमने हायर करना है। इसके बाद फिर जॉब लोकेशन, कहाँ पे बेटा की काम कराएंगे। और थर्ड नंबर पर जॉब समरी, ये सबसे आखिर में पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग टू, वो किस को रिपोर्ट करेंगे, ये किसके अंडर काम करेंगे, स्पेन ऑफ कंट्रोल। फिर वर्किंग कंडीशन, इसने किस इन्वायरमेंट में काम करना है, इसके टाइमिंग क्या होंगी, सैलरी रेंज पहले से, ये सब कुछ पहले से डिफाइन प्लान होते हैं। इसके बाद जॉब ड्यूटीज़ या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे कंपनी के अकॉर्डिंगली इस फाइनेंस मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। इसके बाद मशीन टू बी यूज्ड, ये सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में है। मशीन टू बी यूज्ड, जो पोस्ट है इसमें मशीन रिक्वायर्ड है, वो हैंडल करेंगे कि नहीं। इसके बाद हैज़र्ड, सबसे आखिरी है हैज़र्ड, एक एम्प्लॉय हायर किया जिसकी डीलिंग किसी केमिकल के साथ है, तो वो अलार्मिंग फैक्टर पहले से ही जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करेंगे।
और हमने जॉब समरी के बारे में नहीं पढ़ा। जॉब समरी किस तरह होता है, अपनी कंपनी का मेन गोल डिफाइन किया, दैट वी आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो इस गोल को हायर करने के लिए हम जो बंदा हायर करते हैं, इस रूल इसका रूल कितना इम्पोर्टेंट होगा। इस गोल को हायर करने के लिए हम जो बंदा हायर करते हैं, इसका रूल कितना इम्पोर्टेंट होगा, वो जॉब समरी में हम सब कुछ डिटेल सब कुछ होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की ये जो चीज़ें हमने पढ़े, अब इसको एक दफ़ा रीड भी करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला था जॉब टाइटल, यानी पोजीशन का नाम, जो पोजीशन आपने आइडेंटिफाई की है उसका नाम क्या होगा। जैसे जॉब टाइटल दैट इंक्लूड टर्म्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, डायरेक्टर, चीफ सुपरवाइजर, एक्सेट्रा। इसमें जो दूसरा था वो था जॉब लोकेशन, यानी कहाँ पे बिठा के काम कराएंगे। जॉब लोकेशन यूजुअली मीन वेयर द जॉब इज़ परफॉर्म। ये सारे काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को हायर करने से पहले प्लान कर रहे होते हैं। इसमें फिर थर्ड नंबर पर जॉब डिस्क्रिप्शन में थर्ड नंबर पर था रिपोर्टिंग टू, वो किसको रिपोर्ट करेंगे, ये किसके अंडर काम करेंगे, स्पेन ऑफ कंट्रोल। रिपोर्टिंग टू इज रिलेटेड विद द स्पेन ऑफ कंट्रोल और रिफर टू द अथॉरिटी रिलेशनशिप इन अ कंपनी हु रिपोर्ट्स टू होम। इसके फोर्थ नंबर पर था वर्किंग कंडीशन, इसने किस इन्वायरमेंट में काम करना है, इसकी टाइमिंग क्या होंगी, सैलरी रेंज, पहले सब कुछ पहले से प्लान होता है। Working condition refer to the working environment and aspect of the employee terms and condition of employment. This covers such matter as the organization of work and work activities, training, skills and employability, health, safety and well-being, and working time and work-life balance. इसके बाद फिर जॉब डिस्क्रिप्शन में फिफ्थ नंबर पर आता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमारी कंपनी के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जॉब ड्यूटीज़, हमारी कंपनी की अकॉर्डिंगली इस फाइनेंस मैनेजर की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, वो जब इसमें होते हैं। इसके बाद फिर मशीन टू बी यूज इफ रिक्वायर्ड, जो पोस्ट है इसमें मशीन रिक्वायर्ड है, वो हैंडल कर सकता है कि नहीं, करेंगे कि नहीं, ये सब कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन होते हैं। हैज़र्ड, एक एम्प्लॉय हायर किया जिसकी डीलिंग एक ख़तरनाक केमिकल के साथ था, तो वो अलार्मिंग फैक्टर पहले से ही जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करेंगे। हैज़र्ड इज़ एनी एजेंट दैट कैन काज हार्म और डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट। और जॉब समरी, आपने कंपनी का मेन गोल डिफाइन किया, दैट वी आर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कि हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इस गोल को हायर करने के लिए हम जो बंदा हायर करते हैं, इसका रूल कितना इंपॉर्टेंट होगा, वो जॉब समरी में होते हैं। जॉब समरी प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द कंपनी एंड द एक्सपेक्टेशन दैट comes with the job to achieve the target of the company. Job summary provide an overview of the company and the expectation that come with the job to achieve the target of the company. जॉब डिस्क्रिप्शन तो हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया और एक दफ़ा रीड भी किया। आप जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन जो कैंडिडेट हायर करते हो इसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये कैंडिडेट के बारे में बताते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्वालिफ़िकेशन, यानी वो इस कैंडिडेट ने ACCA किया हुआ हो, ICAEW किया हुआ हो, ये इस फिर एक्सपीरियंस, हम जो बंदा हायर करते हैं इसका 10 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये होना चाहिए। ये सब कुछ जॉब स्पेसिफिकेशन में होता है। ट्रेनिंग, थर्ड नंबर पर ट्रेनिंग, हम इसको 3 महीने के लिए इंटर्नशिप पर रखेंगे, जैसे इस तरह चीज़। फिर स्किल्स, हमें इसमें क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और आखिर में भी वो अकाउंटेबल होगा। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक, पर्सनालिटी से ये रिलेटेड है, यानी हमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कौन सा बंदा चाहिए। फिर आखिर में सेंसरी डिमांड, जो जॉब के लिए सेंस चाहिए, जैसे इसका टेस्ट होगा सेंस, जैसे आर्मी के लिए आप जाते हो तो सेंस ऑफ साइट, यानी आप का नज़र देखते हैं कि कम तो नहीं है, या फिर हाइट देखते हैं।
हाइट तो सिंस में नहीं आता, लेकिन ये सिंस अब लेकिन नज़र, ये सिंस अब साइड ये आता है सेंसरी डिमांड में। जैसे जब आप आर्मी में जाते हो तो आपका नज़र देखते हैं, ये तो कम तो नहीं है, ये सेंसरी डिमांड में आ गया। तो ये था जॉब स्पेसिफिकेशन, ये यानी ये क्वालिटीज़ कैंडिडेट में होनी चाहिए जो कि हमने एक्सप्लेन की। जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में दो राइटर्स और भी इसके बारे में बहुत कुछ डिपेंड किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। उस बारे में अब उस बारे में भी बात करते हैं कि उसने क्या क्या बयान किया हुआ है। जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन, पर्सन से रिलेटेड वो राइटर ने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन की हुई है, जैसे पोस्टर 5 पॉइंट प्लान, पोस्टर ने भी 5 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। पर्सन से रिलेटेड पर्सन से रिलेटेड पोस्टर ने भी कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए, जैसे पर्सनल स्किल, क्वालिफिकेशन, इननेट एबिलिटी, मोटिवेशन, पर्सनालिटी। तो पर्सनल स्किल्स में क्या चीज़ें आती हैं, किसी भी पोस्ट के लिए जो पर्सनल स्किल्स आपको चाहिए वो डिफाइन कर देते हैं इसमें। पर्सनल स्किल में क्या क्या चीज़ें थे, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल एक्सेट्रा। दूसरा क्वालिफिकेशन, जैसे इस बंदे ने हम जो बंदा हायर कर रहे हैं उसने ACCA किया हुआ हो, CA किया हुआ हो, इस तरह चीज़ें इसमें आती है। जबकि इन्नेट एबिलिटी, जेनेटिकली या क्रिएटिविटी। Innate ability is a trait or characteristic that is present in organism at birth. It is always present in the organism and was not learned behavior. For example, humans have innate ability for language. It occurs in all human naturally. इसके बाद फिर पर्सन स्पेसिफिकेशन के पोस्टर 5 पॉइंट्स में जो 4th नंबर पर है, मोटिवेशन, यानी एनर्जेटिक आदमी होने चाहिए। पर्सनालिटी यानी यानी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, यानी हमें इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कौन सा बंदा चाहिए। ये पोस्टर के 5 पॉइंट्स थे जो कि हमने बयान की। अब दूसरे राइटर पर आते हैं कि उसने पर्सन स्पेसिफिकेशन के बारे में क्या पॉइंट्स एक्सप्लेन की। जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन और पर्सन स्पेसिफिकेशन में जो दूसरे राइटर ने कुछ पॉइंट एक्सप्लेन की है वो ये 7 पॉइंट्स है। इसको हम अब पलटे। रोजर 7 पॉइंट्स प्लान, इसमें जो सबसे पहला वो है फिजिकल मेकअप, यानी अगर आप आर्मी के लिए जाते हो तो वहाँ पर हाइट, वेट वगैरह इस तरह चीज़ को देखते हैं, तो वो फिज़िकल मेकअप में आता है। या फिर मॉडल, एक्टर, आर्मी वगैरह के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर हाइट वगैरह इस तरह चीज़ों को देखते हैं, तो ये फिज़िकल मेकअप में आता है। और दूसरे नंबर पर अटेनमेंट, कैरियर अचीवमेंट, यानी जैसे ACCA क्वालिफाइड आदमी होने चाहिए, गोल्ड मेडलिस्ट इस तरह आदमी होना चाहिए। एक बार भी कहते हैं अटेनमेंट, क्वालिफिकेशन एंड करियर अचीवमेंट इसमें आते हैं। 3rd नंबर पर जनरल इंटेलिजेंस, हाउ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी हमें कितना इंटेलेक्चुअल आदमी चाहिए इस जॉब के लिए। इसके बाद फिर 4th नंबर पर स्पेशल एप्टीट्यूड, इन्नेट एबिलिटी को स्पेशल एप्टीट्यूड कहते हैं। Special aptitude are the natural talents, special abilities for doing something, example musical talent, artistic talent, etc. इसके बाद 5th नंबर पर है इंटरेस्ट, यानी अगर हमारी फील्ड में डीलिंग विद नंबर के साथ, तो इसमें इंटरेस्ट नंबर के साथ, तो इसमें अगर कोई बंदा आता है तो उसका इंटरेस्ट नंबर के साथ लाजमी होना चाहिए, जैसे ACCA, CA वगैरह इस तरह फील्ड में। 6 नंबर पर डिस्पोजिशन, यानी हमें इंट्रोवर्ट आदमी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट कौन सा बंदा चाहिए, ये भी
एक्सप्लेन होना चाहिए। रिलेटेड विद पर्सनालिटी। और 7 नंबर पर सरकमस्टांसेस, यानी हमें ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जैसे इसकी अपनी व्हीकल हो या आउट ऑफ द लोकेशन नहीं चाहिए। सरकमस्टांसेस, लोकेशन, व्हीकल ऑनर। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो दूसरा चीज़ था, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन और जॉब स्पेसिफिकेशन, वो भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड चीज़ पर आते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो थर्ड नंबर पर चीज़ था वो था अट्रैक्ट कैंडिडेट। तो अब उस पर बातें करते हैं कि वो किस तरह अट्रैक्ट कैंडिडेट। एम्प्लॉय को हायर करने से पहले आपने इसका सारा जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया, पर्सन स्पेसिफिकेशन डिफाइन किया। अब कैंडिडेट को भी बताऊंगी वैकेंसी के बारे में। दो तरह से आप कैंडिडेट को अट्रैक्ट कर सकते हो, एक इंटरनल सोर्स, दूसरा है एक्सटर्नल सोर्स। तो अब इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स पर थोड़ा बात करते हैं। अट्रैक्ट कैंडिडेट में इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, अब इस पर थोड़ी बात करते हैं। इंटरनल रिक्रूटमेंट यानी जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायर की जाए, जैसे फ्रॉम जूनियर टू सीनियर पोस्ट। यहाँ पर दो अप्रोचेस से आप कैंडिडेट को फ्रॉम जूनियर टू सीनियर पोस्ट, फ्रॉम जूनियर से सीनियर पोस्ट तक ले जाते हो। जैसे प्रोएक्टिव जो रिक्वायरमेंट है वो पहले बता दिए, जैसे हमें 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला आदमी चाहिए। या फिर दूसरा है रिएक्टिव अप्रोच, मुझे एक फाइनेंस मैनेजर चाहिए, बाद में देख लूँगा कि इन रिक्वायरमेंट पे कौन सा बंदा पूरा उतरता है। तो वो रिएक्टिव। Internal recruitment is characterized by promoting employee from within the organization to fill upcoming position. Proactive and reactive approach. और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वो किस तरह होते हैं? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आपको हर दफ़ा कंपनी के अंदर से बंदा नहीं मिल जाएगा, तो फिर आप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से बंदा हायर करते हो। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सर्च द एम्प्लॉय फुल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन टू फिल द अपकमिंग पोजीशन। टाइप्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉय को हायर करने की 4 टाइप्स हैं। एक्सटर्नल सोर्स से एम्प्लॉय को हायर करने की 4 टाइप्स है ये। डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, थर्ड पार्टी, रेफरल मेथड। डायरेक्ट मेथड ये किस तरह होता है? डायरेक्ट मेथड जिसमें कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट जाके कैंडिडेट को अप्रोच कर रहा है। जैसे फर्म्स के एम्प्लॉय खुद फैसलाबाद के स्कैन इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं और वहाँ से फाइनल पेपर वालों को सेलेक्ट कर देते हैं, और वहाँ से फाइनल पेपर वालों का नंबर स्कैन से लेते हैं, फैसलाबाद के स्कैन से लेते हैं, और फिर आखिर में इसको कॉल करते हैं कि हमारी फर्म्स में आपकी ज़रूरत है, आप आ जाएं। तो ये डायरेक्ट मेथड में आ गया। और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जब कंपनी की जॉब वैकेंसी जो है किसी मीडियम पे इसकी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो। एक दफ़ा फिर इनडायरेक्ट मेथड, जब कंपनी की जॉब वैकेंसी जो है किसी मीडियम पे इसकी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में, तो वो इनडायरेक्ट मेथड में आ गया। इसमें जो थर्ड नंबर पर है वो है थर्ड पार्टी, ये आप आर एजेंसी मेथड। थर्ड पार्टी कंपनी खुद से कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं करता, वो रिक्रूटमेंट फर्म के पास जाते हैं। इन फर्म्स को कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे किसी कैंडिडेट को इस जॉब वैकेंसी के लिए रिक्रूट कर दें। एक दफ़ा फिर थर्ड पार्टी कंपनी खुद से कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं करता, वो रिक्रूटमेंट फर्म के पास जाते हैं, उन फर्म वालों को कहते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे किसी कैंडिडेट को इस जॉब वैकेंसी के लिए रिक्रूट कर दें। और फोर्थ नंबर पर है रेफरल मेथड, जिसमें अगर किसी कंपनी में रेफरल मेथड, जैसे मैं अगर किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे पता लग गया कि ये जॉब वैकेंसी आई हुई है, तो अब अगर मैं अपने किसी जानने वाले को कहूँ कि हमारी कंपनी में जॉब वैकेंसी आई हुई है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे अपना सीवी दे दो। रेफरल का मतलब सिफारिश नहीं होता, बल्कि इसका सीवी फॉरवर्ड कर रहे हो, अब रखना या ना रखना कंपनी की मर्जी है। तो ये रेफरल मेथड होता। जॉब एडवर्टाइजमेंट पर थोड़ी बात करते हैं।
जॉब एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट मेथड में जॉब एडवर्टाइजमेंट करूँगी, इनडायरेक्ट में जॉब का ऐड दूंगी किसी मीडियम पे। हम कंपनी के अंदर फाइनेंस मैनेजर रखना है और इसके लिए वो इनडायरेक्ट मेथड को अडॉप्ट कर रही हो, तो फिर जॉब एडवर्टाइजमेंट करूँगी वगैरह इस तरह चीज़ें इसमें आती है। जॉब एडवर्टाइजमेंट इज़ एम एट जॉब एडवर्टाइजिंग इज़ एम एट अट्रैक्टिंग क्वालिटी एप्लीकेंट एंड एड सेल्फ सिलेक्शन। एक दफ़ा फिर, जॉब एडवर्टाइजिंग इज़ एम एट अट्रैक्टिंग क्वालिटी एप्लीकेंट एंड एडिंग सेल्फ सिलेक्शन। The object of the recruitment advertisement is to attract suitable candidate and deter unsuitable candidate. अब एडवर्टाइजिंग पर थोड़ा और बात करते हैं। एडवर्टाइजिंग वैकेंसी कंटेंट ऑफ द जॉब एडवर्टाइजमेंट टिल एनएफ अबाउट द जॉब, लेस रिलेवेंट डिटेल अबाउट द जॉब, लीस्ट relevant detail about the job, list the minimum qualities of a successful applicant need। minimum qualities यानी important qualities को highlight करना। special right any unique requirement, जैसे इन्नेट एबिलिटी या फिजिकल में कोई यूनिक रिक्वायरमेंट चाहिए जैसे हाइट वगैरह इस तरह। और इसके बाद आखिरी है बी अप्रोप्रिएट रिटर्न इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जॉब एड इस तरह दो कि हर कोई इसको समझ जाए। जॉब एड इजीली अंडरस्टैंड। एडवर्टाइजमेंट की बात हो रहा था, तो अब चूजिंग द बेस्ट मीडियम फॉर द जॉब एडवर्टाइजमेंट, यानी जब आपने मीडियम चूज़ करना है इन फैक्टर को कंसीडर करते हुए, इन फैक्टर को माइंड में रखते हुए जब मीडियम चूज़ करना है। जैसे इसमें जो सबसे पहला है द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पे भी डिपेंड करेगी कि आपने मीडियम कौन सा यूज़ करना है। द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ फैक्ट्री इज़ लाइकली टू एडवर्टाइज अ वैकेंसी फॉर एन अनस्किल्ड वर्कर इन अ डिफरेंट वे टू अ कंपनी एडवर्टाइजिंग फॉर अ डिपार्टमेंट हेड पोजीशन। हेड पोजीशन के लिए है अलग तरीका, और फिर जो अनस्किल्ड वर्कर के इसके लिए अलग तरीका अप्लाई करेंगे। मीडियम में जो दूसरा है वो है चूजिंग द बेस्ट मीडियम फॉर द जॉब एडवर्टाइज, इसमें जो दूसरा नंबर पर है वो है द टाइप ऑफ द जॉब। जॉब के नेचर क्या है, जैसे एक गार्ड को हायर करना और दूसरा डायरेक्टर को हायर करना है, तो डायरेक्टर के लिए इन फ्रंट ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर इसका ऐड देना है, जबकि गार्ड लोकल न्यूज़पेपर में इसकी ऐड देना बस। एक दफ़ा रीड भी करते हैं द टाइप ऑफ द जॉब। मैनेजरियल जॉब में मेरिट नेशनल एडवर्टाइजमेंट, वेयर एज द सेमी स्किल जॉब में भी ऑनली वारंट लोकल कवरेज डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई सुटेबल कैंडिडेट इन द लोकल एरियाज। स्पेसिफिक स्किल में भी मोस्ट अप्रोप्रिएट रीड थ्रू ट्रेड टेक्निकल और प्रोफेशनल जर्नल। स्पेसिफिक स्किल में भी most appropriately read through trade, technical or professional journals such as those for the accountants or computer programmer. Choosing the best medium for the job advertisement में C नंबर पर है the cost of advertising. It is more expensive to advertise in national newspaper than on local radio, and more expensive to advertise on local radio than in local newspaper। और फिर फोर्थ नंबर पर है द रीडरशिप एंड सर्कुलेशन, द टाइप एंड नंबर ऑफ रीडर लिसनर ऑफ द मीडियम एंड इट्स सुटेबिलिटी फॉर द नंबर एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू रीच। और इसमें जो सबसे आखिरी वो है फ्रीक्वेंसी। आपको कैंडिडेट कितनी जल्दी चाहिए, तो इसलिए आपको कौन सा मीडियम यूज़ करना है, ये फ्रीक्वेंसी में आते हैं। फ्रीक्वेंसी द फ्रीक्वेंसी विद विच द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एडवर्टाइज द जॉब वैकेंसी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हमने आइडेंटिफाई वैकेंसी पढ़ा, फिर सेकंड नंबर पर प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ा। फिर थर्ड नंबर पर अट्रैक्ट कैंडिडेट, इंटरनल एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट वो पढ़ा। फोर्थ नंबर पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, आपने ऐड दिया, आपके पास सीवी आई, इसके बाद सीवी को शॉर्टलिस्ट करना, शॉर्टलिस्ट के बाद फिर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। तो फिफ्थ नंबर पर सिलेक्शन मेथड है। तो सिलेक्शन मेथड
रिक्रूटमेंट हो गया ख़त्म। अब आपके पास सीवी आ गई तो अब सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ। सिलेक्शन प्रोसेस में इंटरव्यू करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट करेंगे, रेफरेंस चेकिंग करेंगे, वर्क सैम्पलिंग करेंगे, ग्रुप सिलेक्शन मेथड। अब एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होते हैं। सिलेक्शन मेथड पर अब सिलेक्शन मेथड में जो चीज़ें हैं वो अब पढ़ते हैं कि ये किस तरह होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है इंटरव्यू के बारे में पढ़ते हैं कि इंटरव्यू किस तरह होते हैं। तो सिलेक्शन मेथड में सबसे पहला आता है इंटरव्यू। तो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंडिविजुअल इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए और एक इंटरव्यूअर आपके सामने होता है तो ये इंडिविजुअल इंटरव्यू में आते हैं। 1-to-1 देयर इज इंटरव्यू एंड 1 इंटरव्यूअर। इसमें पैनल इंटरव्यू किस तरह होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर आपके सामने आएंगे लेकिन सब इंटरव्यूअर एक फील्ड से बिलोंग करेंगे। पैनल इंटरव्यू वेयर देयर इज़ मोर देन 1 इंटरव्यूअर। थर्ड नंबर पर सिलेक्शन बोर्ड। इसमें भी एक से ज़्यादा इंटरव्यूअर आपके सामने नज़र आएंगे। इसमें डिफरेंट फील्ड से बिलोंग वाले इंटरव्यूअर आपको नज़र आएंगे। सिलेक्शन बोर्ड देयर इज़ मोर देन 1 इंटरव्यूअर। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू। एक इफेक्टिव इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर ये क्वेश्चन के नेचर है, जिसके अंदर ये क्वेश्चन के नेचर है ना एग्जिस्ट होता है कि नहीं। एक इफेक्टिव इंटरव्यू होता है जिसके अंदर ये क्वेश्चन के नेचर है ना एग्जिस्ट होनी चाहिए कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं। एक दफ़ा फिर एक इफेक्टिव इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर ये क्वेश्चन के नेचर है ना एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो ये इसमें ओपन क्वेश्चन, प्रोबिंग क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। अब एक एक को अलग डिस्कस करते हैं किस तरह होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू में जो सबसे पहला है वो है ओपन क्वेश्चन। एग्जांपल, ओपन क्वेश्चन इफेक्टिव इंटरव्यू वो होता है जो ओपन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही हो। इसका मकसद स्किल, नॉलेज वगैरह इस तरह चीज़ों को चेक करना नहीं होता बल्कि कैंडिडेट को कॉन्फिडेंट दिलाना होता है। ओपन क्वेश्चन एग्जांपल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ, व्हाट हाउ वुड योर बॉस, कोवर्कर एंड सबऑर्डिनेट डिस्क्राइब यू, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट डू यू सी एज योर स्ट्रेंथ, व्हाट अकम्प्लिशमेंट आर पार्टिकुलरली प्राउड ऑफ। बुक एग्जांपल, व्हाई डू यू वांट टू बी एन अकाउंटेंट। इस तरह क्वेश्चन में इसमें होते हैं। इफेक्टिव इंटरव्यू होता है जो ओपन क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही होती है, क्योंकि इसका मकसद तो स्किल, नॉलेज चेक करना नहीं होता बल्कि कैंडिडेट को कॉन्फिडेंट दिलाना होता है। इसमें ओपन क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू में फिर सेकंड नंबर पर प्रोबिंग क्वेश्चन। अब प्रोबिंग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं किस तरह होते हैं। प्रोबिंग क्वेश्चन, अगर ओपन क्वेश्चन के आंसर क्लियरली देते हो, कॉन्फिडेंशियली देते हो तो फिर आपसे प्रोबिंग क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये थोड़ा वजाहत के लिए पूछा जाता है। ये प्रोबिंग क्वेश्चन थोड़ा वजाहत के लिए पूछा जाता है। प्रोबिंग क्वेश्चन आर इंटेंडेड टू हेल्प द प्रेजेंटर थिंक मोर डीपली अबाउट द इशू एट हैंड। एग्जाम्पल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक दिस इज द केस, what do you think would happen, tell me about that, etc. Book example, but what was it's about accounting that particularly appealed to you। प्रॉब्लम क्वेश्चन तो थोड़ा वजाहत के लिए पूछा जाता है। अगर आपने ओपन क्वेश्चन का आंसर क्लियरली दे दिया तो फिर आपसे ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू में थर्ड नंबर पर है वो है क्लोज्ड क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन जिसका कंप्लीट आंसर यस और नो होगा, ट्रू और फॉल्स होगा। एक सेपरेट भी कहते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन। A closed question refer to any question for which researcher provide a research participant with the option from which to choose a response. Example of closed-ended question which may elicit yes or no in response include, were you born in 2020?
Close-ended questions are those that are start, can, did, will, or have. Most commonly, they take form of multiple choice question, where respondent choose from the set of list of answer. In closed question, candidate cannot express their personality or interact with the interviewer on the deeper level. Example: did you experience good customer service? Will you consider using our product service again? यानी आम सिंपल में इस हमने जो ये सारा पैराग्राफ पढ़ा, इसका मतलब होता है वो क्वेश्चन जिसका कंप्लीट आंसर आपने यस और नो में दे या ट्रू और फॉल्स में देना है, वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू में 4 नंबर पर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसमें इंटरव्यूअर कोई सिनेरियो दे के या कोई सिचुएशन दे के आपसे आंसर पूछना चाहते हैं। एक दफ़ा रीड भी करते हैं। प्रेजेंट द कैंडिडेट विद अ सिचुएशन एंड आस्क हिम और हर टू एक्सप्लेन हाउ he or she will deal with it. Example: how will you motivate your staff to do a task they did not want to do? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन इंटरव्यू में जो सबसे आखिरी है वो है लीडिंग क्वेश्चन। टेक आंसर। लीडिंग क्वेश्चन में जो आंसर है वो इतना क्लियर नहीं दूंगी, नॉर्मली फॉर्मेलिटी के तौर पर पूछी जाती है। जैसे हमारा टीचर हमसे पूछते हैं मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर प्रॉब्लम है भी लेकिन हम कहते हैं नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पेक आंसर होते हैं। एक दफ़ा रीड भी कहते हैं। अ क्वेश्चन दैट फ्रॉम आर इनकरेज द आंसर वांटेड। लीडिंग क्वेश्चन आर जनरली अनडिजायरेबल एज द रिजल्ट इन फॉल्स आर स्लैंटेड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल: डिड यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर बॉस? द question from to person to question their employment relationship. Leading question either include the answer point the listener in the right direction, or include some forms or carrot, or stick to send them to the right answer. Note that not only words can lead the question. You can also lead people by your body language and voice tunes effect, such as with suitable, meaning making use of clever and indirect method to achieve something emphasis. एक दफ़ा फिर लीडिंग क्वेश्चन, ये इसमें पेक आंसर दिया जाता है। जैसे लीडिंग क्वेश्चन में जो आंसर है वो इतना क्लियरली आप नहीं देंगे। जैसे नॉर्मली फॉर्मेलिटी के तौर पर आपसे पूछा जाता है। जैसे हमारा टीचर जो है वो हमसे पूछे हैं मुझसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहते हैं आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है भी तो हम कहते हैं नहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो। तो ये लीडिंग क्वेश्चन में आता है। अब इंटरव्यू में सिलेक्शन मेथड में इंटरव्यू के बारे में हमने बहुत कुछ डिटेल पढ़ा, और इंटरव्यू के बारे में अब आखिरी चीज़ पढ़ते हैं। आखिरी चीज़ इंटरव्यू के बारे में ये है लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू की लिमिटेशन होते हैं, इसलिए कोई और सिलेक्शन मेथड भी यूज़ करते रहेंगे। जैसे इसकी लिमिटेशन में सबसे पहला है वो है स्कोप, यानी इंटरव्यू की स्कोप बहुत ज़्यादा नैरो होता है। इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते। आर्टिफिशियलिटी, सेकंड नंबर पर आर्टिफिशियलिटी। पेक आंसर आर्टिफिशियल कैंडिडेट रिलाई करता है इन सब ड्यूटीज़ को हैंडल कर लेंगे। जैसे अब हम जब इंटरव्यू में जाते हैं और बॉस हमसे पूछते कि तुम इस चीज़ को हैंडल करेंगे, अगर हम हैंडल भी नहीं करते तो हम उसको कहते हैं हाँ हम बिल्कुल हैंडल करेंगे। तो ये आर्टिफिशियलिटी में आ गया। इसके बाद थर्ड नंबर पर है हेलो इफेक्ट। जब आप किसी ट्रेड पे या किसी एक चीज़ पे रिलाई करते हो, जैसे गुड ड्रेस पे, और इस पे आप जजमेंट करते हो और अकाउंटेंट को हायर कर रहे हो, तो वो हेलो इफेक्ट में आता है। द हेलो इफेक्ट इज व्हेन वन ट्रेड ऑफ अ पर्सन आर थिंग इज यूज्ड टू मेक एन ओवरऑल जजमेंट ऑफ दैट पर्सन आर थिंग। इट सपोर्ट रैपिड डिसीजन इवन इफ बेस्ट वन। लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू में फोर्थ नंबर पर है कंटीजियस स्पेस। जब आप इंटरव्यू देते हो और गलत आंसर देते हो तो और इंटरव्यूअर फिर सर वगैरह हिलाते हैं, तो फिर आपको समझ आता है कि आंसर गलत है और आप अपना आंसर फिर चेंज करते हो और ठीक जवाब देते हो, तो इसको कंटीजियस स्पेस कहते हैं। कंटीजियस स्पेस, द एप्लीकेंट माइट बी लीड
by the working up a question or non-verbal cues from the interviewer to change what he or she is doing in saying in response. इसके लिमिटेशन ऑफ इंटरव्यू में नंबर पर है स्टीरियोटाइपिंग। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हुए इंटरव्यू लो तो ये स्टीरियोटाइपिंग में आ जाता है। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हुए इंटरव्यू लो तो ये स्टीरियोटाइपिंग में आ जाता है, जैसे इन जेंडर एज रीजन की बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। रिलेट स्टीरियोटाइपिंग रिलेट दिस कंसेप्ट विद डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद 6 नंबर पर इनकरेक्ट असेसमेंट बेस। जब मैं आपको इवैल्यूएट एसेस कर रहा हूँ तो इसकी इवैल्यूएशन जो बेसिस है वो भी लॉजिकल होने चाहिए। जब मैं आपके इवैल्यूएट एसेस कर रहा हूँ तो इसकी इवैल्यूएशन की जो बेसिस है वो भी लॉजिकल होने चाहिए। जैसे अकाउंटेंट नॉट अकाउंटिंग के बेस के अकाउंटेंट नॉट अकाउंटिंग बेस पे इसके ड्रेस पे आप अकाउंटेंट के हायर कर रहे हो तो ये तो इनकरेक्ट असेसमेंट है, इनकरेक्ट असेसमेंट बेसिस। इसके बाद फिर लॉजिकल एरर, सेकंड लास्ट पॉइंट है लॉजिकल एरर। अगर इंटरव्यूअर है तो इसकी लॉजिकल क्लियर नहीं है तो वो अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे एक बहुत बड़े कॉलेज का स्टूडेंट है तो वो बग़ैर इंटरव्यू के इसको हायर करते हैं, तो ये तो लाजमी नहीं है कि बहुत बड़े कॉलेज का हो और वो काबिल आदमी हो। तो इसके और इसके बाद आखिर है एक्सपीरियंस इन एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर। अगर इन एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर अगर इंटरव्यूअर की ख़ुद एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अच्छे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकता। इन एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर, ये सब कुछ हो गया। हमने इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ डिटेल में पढ़ा कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आती है, किस तरह होते हैं सब कुछ। अब इंटरव्यू के बाद दूसरा सिलेक्शन मेथड नहीं, सिलेक्शन टेस्ट है, सिलेक्शन टेस्टिंग। सिलेक्शन मेथड में हमने इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब दूसरा है सिलेक्शन टेस्टिंग। अब चाहते हो सिलेक्शन टेस्टिंग, आप चाहते हो कि इंटरव्यू के अलावा कोई और मेथड होना चाहिए तो दूसरा मेथड है सिलेक्शन टेस्टिंग। इसके 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ टेस्ट, प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट टेस्ट और दूसरा साइकोमेट्रिक टेस्ट। प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट टेस्ट जो आपके जॉब और टास्क से रिलेटेड होगा। मीन आपको आपकी फील्ड के बारे में रिटन टेस्ट लिया जाता है। आपको आपकी फील्ड के बारे में रिटन टेस्ट लिया जाता है इस प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट टेस्ट में। मेजर एन इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेट कंपिटेंस इन अ पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड टास्क। एक दफ़ा फिर प्रोफिशिएंसी एंड अटेनमेंट टेस्ट। मेजर एन इंडिविजुअल डेमोन्स्ट्रेटेड competence in a particular job related task। और इसमें जो दूसरा टाइप्स है वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये आपकी पर्सनालिटी IQ टेस्ट करते हैं लेकिन रिटन फॉर्म में। साइकोमेट्रिक टेस्ट मेजर सच साइकोलॉजिकल फैक्टर एज एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। सिलेक्शन मेथड में हमने इंटरव्यू के बारे में पढ़ा, इसके बाद सिलेक्शन टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। अब तीसरी नंबर पर जो चीज़ आती है वो है रेफरेंस चेकिंग। रेफरेंस चेकिंग, अब कंपनी को 2 तरह में से एक रेफरेंस रिक्वायर्ड कर सकते हो। आप कंपनी को 2 तरह में से एक रेफरेंस तो लाजमी रिक्वायर्ड कर सकते हो। एक होता है जॉब रेफरेंस और दूसरा होता है पर्सनल रेफरेंस। अगर फाइनल सिलेक्शन होना था तो आखिर में रेफरेंस चेक करना होता है ताकि कंफर्म हो जाए जो उसने कहा है वे सही है कि नहीं। जॉब रेफरेंस, इसके 2 टाइप्स है, पर्सनल रेफरेंस और जॉब रेफरेंस। जॉब रेफरेंस किस तरह होता है, आपने पहली जॉब की हुई है, इस कंपनी का रेफरेंस पूछा जाएगा, जॉब सर्टिफिकेट यानी जॉब सर्टिफिकेट लाना। और दूसरा है पर्सनल रेफरेंस। अगर आपने पहले कहीं जॉब नहीं की हुई है तो फिर अपना रेफरेंस दोगे, यानी इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है वो पर्सनल रेफरेंस में आता है। एक बार भी कहते हैं रेफरेंस चेकिंग, पर्सनल रेफरेंस एंड जॉब रेफरेंस। रेफरेंस प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। It confirmed that the fact written by candidate in their application. They also give perspective on the candidate's performance in his or her previous job
position and whether they are effective or not. For example, a candidate may have given a good interview and passed selection test, but previous job preference may highlight that the candidate difficult in handling time pressure task. सिलेक्शन मेथड में इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन टेस्टिंग हो गया, रेफरेंस हो गया। अब फोर्थ नंबर पर है वर्क सैम्पलिंग। जिस पर्पज़ के लिए आपने कैंडिडेट हायर किया है ना, आप इससे वही काम करवा के दें। जैसे आप बायोलॉजी के लिए एक टीचर अपने, जैसे आप अपने कॉलेज के लिए एक बायोलॉजी टीचर ढूंढ रहे हो, तो फिर आपने एक एडवर्टाइजमेंट दी और आपके पास बहुत लोग आए बायोलॉजी के लिए, तो आप इस तरह कर देते हो कि आप इन लोगों को कहते हो कि आप ये टॉपिक पढ़ा दें, और आपकी जो और बायोलॉजी की जो टीचर है वो भी क्लास में बैठते हैं और इस टीचर का लेक्चर सुनते हैं कि ये किस तरह पढ़ाते हैं। तो ये वर्क सैम्पलिंग में आता है कि अगर उसने अच्छी पढ़ा दिया तो फिर वो आप सेलेक्ट कर देते हो और अपने कॉलेज के लिए इसको हायर करते हो और वो फिर आपकी कॉलेज का लेक्चरर बन जाते हैं। वर्क सैम्पलिंग, in a work sampling study a large number of observations are made of the worker over an extended period of time। और सबसे आखिरी है सिलेक्शन मेथड में, सबसे आखिरी है असेसमेंट सेंटर या फिर ग्रुप सिलेक्शन टेस्ट। जिन लोगों ने जॉब के लिए असेसमेंट सेंटर या फिर ग्रुप सिलेक्शन टेस्ट, जिन लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई की थी, इन सारे लोगों का आपस में बातचीत शुरू कर दे। जो अच्छा नहीं होता वो ग्रुप को छोड़ देता है। टन बाय टन इन सारे मेथड को अडैप्ट कर लेते हैं एंड एट द एंड जो कैंडिडेट रह जाते हैं हम फाइनल इसको सिलेक्शन कर देते हैं। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। एन असेसमेंट सेंटर इज़ अ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली असेस अ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट एट द सेम टाइम एंड प्लेस यूजिंग अ रेंज ऑफ सिलेक्शन एक्सरसाइज। सम ऑर्गेनाइजेशन यूज असेसमेंट सेंटर ओनली फॉर हाई विल यूज रूल्स। असेसमेंट सेंटर पर कुछ और बात करते हैं। द असेसमेंट सेंटर in this method in the assessment center allow the recruiter to analyze candidate in a comparative term, helping them select the best fit for the job. This exercise and appraisal techniques will be pre-planned to check skills like team working, leadership or communication skill। ये ग्रुप सिलेक्शन या असेसमेंट सेंटर में ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी आपको हासिल हो जाती है। इसके बाद ये वैसे बहुत ज़्यादा आम बात है, आप सब लोगों को पता है। एक दफ़ा रीड करता, द रूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। द पर्पज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ टू हायर, ट्रेन एंड डेवलप द स्टाफ एंड वी आर नेसेसरी टू discipline or dismiss them through an effective training and development. Employees at enterprise achieve promotion within the company and reach their full potential. This reduces the need for the external recruitment and makes maximum use of existing talent. This is the cost-effective way for a business to manage its people. तो ये वैसे आम बातें थी जो आप सब लोगों को पता है। अब इस चैप्टर में एक चीज़ है, वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कोई भी एक्टिविटी एक्सपेंडेड लेवल पे करना वो डाइवर्सिटी है। इसको हम एक्सप्लेन एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक। जब आप एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो या प्रोमोट कर रहे हो तब आपने डाइवर्सिटी को फॉलो करना है। Diversity, it means understand that each individual is unique and recognize और individual differences। जैसे हर इंडिविजुअल में ये डिफरेंसेस होते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी, कोई डिसेबल होगा, कोई अच्छा होगा, रेस, एज के बेस पे डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन, फेथ एंड बिलीफ, यानी हर इंडिविजुअल दूसरे से इन बेस पर मुख्तलिफ होता है। डाइवर्सिटी को अडेप्ट करने के लिए हमने दो काम करने हैं। एक इक्वल अपॉर्चुनिटी,
और दूसरा हमने डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी तब दे सकते हो जब हमने डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड किया। Equal opportunity, the right to be treated without discrimination, especially on the grounds of one's sex, race or age। यानी हर सब लोगों के साथ इक्वल रहेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इसके नस्ल के बेस पे, इसकी उम्र के बेस पे या इसकी जेंडर के बेस पे। डाइवर्सिटी को अडेप्ट करने के लिए हमने दो काम करने थे, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और दूसरा था टू अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जब आप दो चीज़ों या लोगों में फ़र्क करते हो, यानी एक को कमतर समझते हो इसकी नस्ल, इसकी जेंडर वगैरह की वजह से, तो वो डिस्क्रिमिनेशन में आता है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ डिफाइंड एज द डिस्टिंग्विशेस डिफरेंसेस बिटवीन थिंग्स आर ट्रीटिंग समवन एज इंपीरियर बेस्ड ऑन योर रेस, gender, national origin, age, or other characteristics. An example of discrimination is when a company refuses to hire women because they are women. जब किसी कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं तो किन किन फैक्टर के बेस पे होते हैं? डिस्क्रिमिनेशन विद रीज़न इज़ गुड बट विदाउट रीज़न फिर ये बाइला एक्सेप्टेबल नहीं होता। अब देयर आर वेरियस बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे एज डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने 40 ईयर्स का आदमी को हायर कर दिया, 25 ईयर्स के आदमी बिला वजह आपने इसको रिजेक्ट कर दिया और हायर नहीं कर दी। दूसरा है डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन, अकाउंटेंट चल नहीं सकता, अकाउंटेंट डिसेबल है यानी वो चल नहीं सकता, इसलिए आपने इसको हायर नहीं कर दिया और इसकी जगह दूसरे आदमी को कर दिया। लेकिन दोनों में इक्वल एबिलिटी, लेकिन दोनों में इक्वल एबिलिटी थी। थर्ड नंबर पर इक्वल पे एंड कंपनसेशन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे एंड कंपनसेशन डिस्क्रिमिनेशन, एक जैसे काम बट इक्वल पे आप नहीं दे रहे हो, किसी को ज़्यादा दे रहे हो और किसी को कम, लेकिन दोनों का काम में एक जैसे है। इसके बाद फिर आता है नेशनल ओरिजिन डिस्क्रिमिनेशन, यानी दो लोग आपके पास आए, एक बलूचिस्तान का और दूसरा पंजाब का। आपने पंजाब वाले को सेलेक्ट किया जबकि दोनों में एक जैसी एबिलिटी, पंजाब वाले बलूचिस्तान वाले दोनों अकाउंटेंट में एक जैसे एबिलिटी थे, लेकिन आपने पंजाब वाले को सेलेक्ट कर दिया जस्ट कि वो पंजाबी है और बलूचिस्तान वाले को रिजेक्ट कर दिया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जैसे दो आदमी आपके पास आए, आपने बड़े ख़ानदान वाले आदमी को हायर कर दिया जबकि दूसरे आदमी को छोड़ दिया, तो ये रेशनल डिस्क्रिमिनेशन में आ गया। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी आप रिलीजियस की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जैसे ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है वगैरह इस तरह। इसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है। अब टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पर आते हैं। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है या तो वो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, तो अब इसको डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ओपनली कर रहे हो या क्लियरली कर रही हो, वो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में आता है। जैसे कल से स्टूडेंट 8 बजे आएंगे, कल से स्टूडेंट 8 बजे आएंगे लेकिन लड़कियां 15 मिनट देर भी आ सकती हैं, तो ये तो ओपनली आपने बता दिया, क्लियरली आपने बता दिया, तो ये तो डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बाद दूसरा है इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, ओपनली नहीं हो रही लेकिन बैकअप हो रही है। इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में डिस्क्रिमिनेशन ओपनली नहीं हो रही लेकिन बैकअप हो रही है। जैसे कहा नहीं है लेकिन गर्ल्स जब देर आती है, लेट आती है, तो आप उससे फ़ाइन नहीं ले रहे, जबकि लड़के जब देर आते हैं तो आप उससे फ़ाइन ले रहे हो। थर्ड टाइप्स है विक्टिमाइजेशन,
आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन इसलिए हो रहा है कि आपने क्लेम किया। जैसे एक स्टूडेंट है जिसका नाम असद है। उसने एक टीचर है जिस उस सर अतिक उसने सर अतिक का एक कंप्लेन कर दिया कि ये हमें अच्छी तरह नहीं पढ़ाते। तो फिर सर अतिक इस स्टूडेंट के साथ ज़्यादती कर रहे और ज़्यादती कर रहे होते और इस स्टूडेंट को तंग कर रहे होते। तो वो एक विक्टिमाइजेशन में आता है। इसके बाद सबसे आखिरी है हरेसमेंट। जब हम किसी गैदरिंग में लोगों का मजाक उड़ाते हैं हाइट के बेस पे, कलर के बेस पे, तो वह हरेसमेंट में आता है। तो ये था टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो कि हमने पढ़ा। और ये था आपकी बिजनेस टेक्नोलॉजी का 19 चैप्टर, जो कि सारा का सारा एक ही लेक्चर में चैप्टर जो कि सारा का सारा चैप्टर एक ही लेक्चर में कवर कर दिया।